हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। फिर से दोस्तों, आज अपन एक नए लेक्चर के साथ में एनवायरनमेंट साइंस फॉर राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए एंड जो अपना लेक्चर नंबर 1 चल रहा है उसके अंदर GSO एंड JEE के लिए। एंड दोस्तों, जो लेक्चर नंबर 1 है जनरल नॉलेज ऑफ साइंस एनवायरनमेंट साइंस, ये RPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें FRO और ACF की जो वैकेंसी है उसके सिलेबस को भी अपन कवर करके चल रहे हैं। तो दोस्तों, माई सेल्फ उमेद विद ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद। एंड दोस्तों, आज अपन एक नए टॉपिक के साथ में नए टॉपिक का डिस्कस करेंगे, जिसमें है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA। इसको जानने से पहले दोस्तों, थोड़ा सा आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। तो आपको सबसे पहले तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड बेटी को मत समझो भार, ये तो है जीवन का आधार। तो दोस्तों, अपने घर में कोई भी बेटी है, जो बहन हो सकती है, भाई बहनों की लड़की हो सकती है, या अपनी बच्ची हो सकती है, तो उन सबको आप क्या करिए, आगे बढ़ाइए, उनका आदर करिए, उनको रेस्पेक्ट दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए कि वो अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना चाहती है, कैसे आगे अपना लाइफ निकालना चाहती है, किस फील्ड में जाना चाहती है, क्या पढ़ाई करना चाहती है, स्पोर्ट में रुचि है या एजुकेशन में रुचि है। तो उनको आप उसी हिसाब से एनवायरनमेंट दीजिए और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों, एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तरेगी। तो इसलिए बेटी को इम्पोर्टेंस दीजिए, गर्ल्स को इम्पोर्टेंस दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में जो भी पीढ़ी आएगी आपकी, वो एक अच्छी जनरेशन के रूप में आपका डेवलपमेंट, आपके परिवार का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है कि अपन को क्या करना है कि एनवायरनमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट है, उसका क्या करना है, असेसमेंट करना है, उसका इवोल्यूशन करना है। तो वो क्या होता है दोस्तों, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो दोस्तों, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, जैसे कि कोई भी कैनाल का फॉर्मेशन करना है, या कोई नई इंडस्ट्री लगानी है, या फिर कोई भी नया प्रोजेक्ट है, डैम वगैरह बनाना है, या रिवर वैली का कोई प्रोजेक्ट है, तो उससे पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, तो उससे अपने एनवायरनमेंट को कितना डिग्रेडेशन होगा, कितना उसको इम्पैक्ट करेगी, एंड कितना एनवायरनमेंट का रिसोर्सेज है उनका यूज़ करेंगे। तो इन सब के बारे में कि वो आसपास में जो रहने वाली पॉपुलेशन है उसको कितना इफ़ेक्ट डालेगी, एंड उसका आने वाले फ्यूचर में आने वाली जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या उसका बेनिफिट होगा, एंड क्या उसके एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे, उन सब का एनालिसिस एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर अपन करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में ये लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं थी, लेकिन बाद में इसको लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया गया, क्योंकि EIA के अलावा किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना एक बेवकूफ़ी साबित होता है, क्योंकि उसमें पता नहीं रहता दोस्तों, जो भी एनवायरनमेंट का यूज़ करता है उसको कितने हद तक एनवायरनमेंट का यूज़ करना है और उसके बदले उसको एनवायरनमेंट को क्या देना है, इन चीज़ों को वो भूल जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सबसे पहले दोस्तों क्या था, 1976 और 77 में जब रिवर वैली प्रोजेक्ट चल रहा था, तो अपना क्या है कि रिवर वैली प्रोजेक्ट में चल रहा था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा था, और उस टाइम पे उनका इतनी बुरी तरीके से दोहन हो रहा था, उनका रिसोर्सेज का इतनी तरह से बुरी तरह से यूज़ हो रहा था कि जो प्लानिंग कमीशन था उन्होंने पूछा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से कि भाई इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि आप कितने लिमिट तक ये रिसोर्सेज का यूज़ कर पाओगे। तो उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट आते रहे, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आते रहे। तो आज हम इस EIA यानी कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आई होप मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, और आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। और PDF दोस्तों, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मैं आपको सारे लेक्चर नोट्स का PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। अभी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं आपको नहीं करवा पा रहा हूँ।
तो आपको मैं धीरे धीरे सारे वीडियो की PDF प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि सेल्फ नोट्स होते हैं उनसे अच्छा समझ में आता है। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले डेफिनेशन पे, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इवेल्यूटिंग द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। क्या करना है, इसको इवेल्यूशन करता है किसका, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट का, ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट। एनवायरनमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, किसका इम्पैक्ट आएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी मैं फ्यूचर में कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसका कितना इम्पैक्ट आएगा ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड द नेचुरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कोई भी मैं अगर कोई फ्यूचर में प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, या फिर मेरा नेचुरल डेवलपमेंट से कोई भी एनवायरनमेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है, वो उसका कितना डिस्ट्रक्शन करेगा, कितना उसका रिसोर्स का यूज़ करेगा, उसका कितना इम्पैक्ट डालेगा, बेनिफिशियल रहेगा या उसका एडवर्स इफेक्ट रहेंगे, उन सब के बारे में स्टडी है वो क्या है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड सोशियो इकोनॉमिकल कल्चर इन रिलेटेड टू द बोथ बेनिफिशियल एंड एडवर्स। तो दोस्तों इसमें क्या है कि सोशियो इकोनॉमिकल या फिर उसके कल्चर के ऊपर या ह्यूमंस के ऊपर या किसी भी प्रकार से उसको कितना बेनिफिट देगा और उसके ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट होगा, ये अपना रिप्रेजेंट करता है क्या, EIA, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इवेल्यूटिंग द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स, क्या क्या एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट आ रहे हैं, ऑफ ए फ्यूचर प्रोजेक्ट, जो भी फ्यूचर में कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट का है, या कोई भी कंपनी है या रिसोर्सेज है कि या इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट है। इट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, कि ह्यूमन्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी सोशियो इकोनॉमिकल जो लाइफ है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, एंड जो कल्चर है उसके ऊपर कितना आ रहा है, रिलेटेड टू द बोथ बेनिफिशियल एंड एडवर्स, उसका बेनिफिशियली कितना इम्पैक्ट आ रहा है एंड एडवर्सली उसको कितना इम्पैक्ट आ रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में अपन को ये क्या बताता है, डिस्कस करता है, यानी कि उसके जो इम्पैक्ट है उसका एनालिसिस करता है। तो दोस्तों इस तरह से आज अपन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये तो एक डेफिनेशन हुई, इसमें आगे अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो जो आगे जो डेफिनेशन है दोस्तों उसमें अपन ये कह सकते हैं कि जो यूनेप था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसके तहत जो डेफिनेशन है उसको भी अपन देख लेते हैं कि उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी इसकी, उसके रिगार्डिंग क्या डेफिनेशन वो सजेस्ट किए थे। तो जो यूनेप ने जो डेफिनेशन दी थी, इट इज़ ए टूल, क्या है ये दोस्तों, ये टूल है टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग थ्रू द एनवायरमेंट स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों ये क्या करता है, एक टूल है जो डिसीजन मेकिंग टूल है, वो बताता है कि कोई भी फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, और जो एनालिसिस करता है, जो कमेटी या कोई भी मेंबर्स है इसके जो एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि ये इस जो फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट आने वाला है इसका इतना इम्पैक्ट है, उसका जो आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, वो एनवायरनमेंट स्टेटमेंट यानी कि ES के थ्रू सबमिट करते हैं। अब दोस्तों इतना अपन को समझ में आ गया कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, एक बॉडी है जो क्या करती है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम करती है। इसके बारे में आपको मैं आगे डिटेल से बताऊंगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब एस्टेब्लिश भी हुआ था। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड इसको 5 जून 1972 में फाउंड की गई थी। ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूनेप का वो 1972 में हुआ था। कभी कभी आ जाता है दोस्तों एग्ज़ाम में कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 5 जून 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, केन्या में है इसका हेडक्वार्टर, और नियरबी NAIROBI नियरबी केन्या में है, और इसका जो हेड है वो है इंगर एंडरसन अभी में। तो ये यूनेप है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो उसके करस्पॉन्डिंग दोस्तों अपने डेफिनेशन को देखा था कि इट इज़ ए टूल टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग।
क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है थ्रू द एनवायरमेंटल स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों कोई भी नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उसका कितना एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट कितना है, इकोनॉमिक का इम्पैक्ट क्या है, क्या एडवर्स उसके इफेक्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन को ये क्या करता है, आकलन करके देता है थ्रू द एनवायरमेंटल स्टेटमेंट्स। जो एनालिसिस करने के बाद में जो स्टेटमेंट निकलता है वो क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल स्टेटमेंट कहलाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका क्या एम है, EIA के क्या एम है। तो दोस्तों EIA बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मान सकते हो आप इसको, कि इस जगह से क्वेश्चन 101% बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। एक क्वेश्चन नहीं, मैं मिनिमम 3 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम 3 क्वेश्चन EIA से बनेगा। अकेला ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि मिनिमम 3 क्वेश्चन कवर करेगा राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के लिए। तो दोस्तों इसका जो एम है वो एम अपन देख लेते हैं कि किस एम के पर्पज़ से ये बनाया गया था। टू प्रिडिक्ट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एट एन अर्ली स्टेज। क्या करना है, अर्ली स्टेज में ही करना है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही, किसी प्रोजेक्ट की रूपरेखा रखने से पहले अपन को क्या करना है, उसके जो इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटली जो इम्पैक्ट है उनका अर्ली स्टेज में ही एनालिसिस करना है। इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन फाइंड वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। और ये क्या करता है कि तरीके ढूंढता है कि अगर ये प्रोजेक्ट लगाना है तो इससे कितना इम्पैक्ट आ रहा है और उसको क्या करना है, अपन को मिनिमाइज़ करना है। कौन कौन से तरीके हैं, क्या उसकी नई डिज़ाइन कर सकते हैं, नई प्लानिंग ला सकते हैं, प्रोजेक्ट किसी भी डिज़ाइन का नए वो क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उसको रिड्यूस करके उसके इम्पैक्ट है उनको रिड्यूस करने के तरीके ढूंढता है। एंड एबल द प्रोजेक्ट टू फिल द लोकल एनवायरनमेंट, एंड उस प्रोजेक्ट को लोकल एनवायरनमेंट के काबिल बनाता है कि उसको सूट करे एंड उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। इट प्रोवाइड द ऑप्शन टू डिसीजन मेकर्स इन रिगार्डिंग टू एनी प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों ये क्या करता है, ऑप्शंस प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकर्स को किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराने में या किसी भी प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटली सेटिस्फाई कराने में। तो इस तरह से अपने देखा दोस्तों कि EIA है जो एनवायरमेंट प्रोजेक्ट असेसमेंट है वो किस तरह से एनालिसिस करता है और किस तरह से अपने जो डिसीजन मेकर्स है उनकी कैसे हेल्प करता है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या आंकड़े हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है उनको देखना पड़ता है, तो इन सब के बारे में EIA बताता है। अब दोस्तों अपन चलते हैं कि EIA की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों अपन को ये पता रहना चाहिए कि जो EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन USA में किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों, इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले USA में किया गया था और USA में सबसे पहले 1970 में किया गया था दोस्तों, 1970 में। तो सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था वो 1970 में किया गया था। लेकिन दोस्तों इंडिया में जो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था वो प्लानिंग कमीशन की मतलब प्लानिंग कमीशन के ऑब्जेक्शन का हो या उसके जो क्वेश्चंस का हो उसके बेसिस पे इसका स्टार्ट हुआ था। लेकिन एक्चुअल में आइडिया ये EIA का था वो किससे था, USA से था, जिसको 1970 में USA इम्प्लीमेंट कर चुका था। जबकि इंडिया में फर्स्ट टाइम 1976 से लेकर के 77 जो ईयर था उसमें प्लानिंग कमीशन आस्क्ड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू एग्जामिन द रिवर वैली प्रोजेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल एंगल। तो दोस्तों प्लानिंग कमीशन ने सबसे पहले 1976 और 77 में प्लानिंग कमीशन ने पूछा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट से कि रिवर वैली प्रोजेक्ट है उनको भी एनवायरमेंटल एंगल से, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका एनालिसिस किया जाए। तो अगर एनवायरमेंट का एनालिसिस कर लिया दोस्तों तो उनके इम्पैक्ट का असेसमेंट कर लिया। तो इस तरह से सबसे पहले 1976 एंड 1977 में इसका इंडिया में सबसे पहले एनालिसिस किया गया था। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मेड अप। तो दोस्तों एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA। तो जो EPA आया था दोस्तों इंडिया में वो कब आया था, 1986 में आया था। तो 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था और 1977 में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का स्टार्टअप हुआ था। ठीक है दोस्तों,
आगे चलते हैं दोस्तों। टिल 1994 एनवायरमेंट क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड लैक इन लेजिस्लेटिव सपोर्ट। तो दोस्तों जो 1994 तक एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस लेना था किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जो क्लियरेंस लेना था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था सारा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था ये, एंड लैक ऑफ द लेजिस्लेटिव सपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेटिव जो सपोर्ट था उसका यहाँ पे क्या कमी देखने को मिल रही थी। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन 27 जनवरी 1994 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एक्लेम ऑन EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मैंडेटरी फॉर द एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एनी एक्टिविटी और फॉर सेटिंग अप द न्यू प्रोजेक्ट अंडर द शेड्यूल नंबर 1 ऑफ दिस एक्ट। तो दोस्तों एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या किया, 27 जनवरी 1994 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने ये कंपलसरी कर दिया कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो हर एक प्रोजेक्ट के लिए, या कोई भी नया प्रोजेक्ट अपन डेवलप कर रहे हैं, कोई भी नई इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, कोई भी थर्मल पावर प्लांट है से रिलेटेड है, या कोई रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो अपने एनवायरमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा या उसकी लाइफ साइकिल में इंटरफेयर करेगा, तो उसके लिए अपन को क्लियरेंस लेना पड़ेगा। और EIA उन प्रोजेक्टों के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। फॉर सेटिंग अप द न्यू प्रोजेक्ट अंडर द शेड्यूल नंबर 1 ऑफ दिस एक्ट। तो दोस्तों जो 1986 था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके 1986 के शेड्यूल नंबर 1 में जो न्यू प्रोजेक्ट आते हैं शेड्यूल नंबर 1 में, तो उनके लिए हमेशा EIA कंपलसरी कर दिया था। किसने? मिनिस्ट्री एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। और वो कब लागू किया गया, कंपलसरी कब किया गया था दोस्तों? 1994 में 27 जनवरी 1994 में से EIA कंपलसरी कर दिया गया था। अब दोस्तों इसमें नया एक लेजिस्लेशन, एक नई कानूनी व्यवस्था लाई गई थी इन सितंबर 2006 में, एंड 2006 में जो नया न्यू EIA आया था, न्यू EIA लेजिस्लेशन आए थे इन सितंबर 2006 में। तो इसमें इसके अंदर क्या क्या नए लेजिस्लेशन आए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट सच एज द, ये कंपलसरी कर दिया गया था माइनिंग के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, रिवर वैली के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड डेवलपमेंट हुआ, हाईवे कंस्ट्रक्शन हुआ, पोर्ट्स हुए, पोर्ट एंड हार्बर हुए, एंड एयरपोर्ट्स हुए, एंड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फाउंड्री टू गेट द एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो जो 2006 में एक नया लेजिस्लेशन आया था इसके अंदर सितंबर 2006 में, तो उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि इन फील्ड में अपन को 100% एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा। तो वो कौन कौन से थे इनके अंदर रखा था? पहला है माइनिंग, दूसरा है थर्मल पावर प्लांट, तीसरा है रिवर वैली, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड डेवलपमेंट, हाईवे डेवलपमेंट, पोर्ट्स एंड हार्बर्स एंड एयरपोर्ट्स, एंड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फाउंड्री। जो इंडस्ट्री आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फाउंड्री में, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की इंडस्ट्री है उनके लिए क्या किया, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अब एक दूसरी चीज़ और लाई गई थी इस लेजिस्लेशन में कि न्यू लेजिस्लेशन पुट द बर्डन ऑफ क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड ऑन द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक एक्शन लाया गया था, क्योंकि दोस्तों किसी भी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को कम्प्लीटली होने में बहुत टाइम लगता था। तो किसी भी प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली करने में, उसके स्टार्ट करने में ही सालों लग जाते थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया एक्शन लिया 2006 में कि कुछ काम अपन ऐसा करते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट है या कुछ जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देते हैं जिससे कि वो क्या करे, उनका क्लियरेंस करे। तो न्यू लेजिस्लेशन पुट द बर्डन ऑफ क्लीनिंग द प्रोजेक्ट्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी जिससे कि वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस कर सके, EIA ऑथराइज कर सके कि किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए। तो और वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, साइज एंड कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर।
अब दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स थे जो 2006 में जो अमेंडमेंट आया था उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स थे, उनके बारे में बात करते हैं। फीचर्स ऑफ द 2006 अमेंडमेंट, तो उसके अंदर था कि इट डिसेंट्रलाइज द एनवायरमेंट क्लियरेंस प्रोजेक्ट बाय कैटेगराइजिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन 2 कैटेगरी। तो दोस्तों इसमें क्या किया कि जो EIA की एजेंसी थी उसने क्या किया कि 2006 में एक नया अमेंडमेंट आया, उसमें इन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट का कैटेगराइजेशन कर दिया। पावर का तो किया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, एक ही जगह इसका पूरा पावर नहीं रखा पावर EIA का कि एक ही अपनी जो नेशनल लेवल का बॉडी है या सेंट्रल लेवल की जो बॉडी है वही इसका EIA क्लियरेंस करेगा। उन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट का साइज़ एंड उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना पावर दिया कि तुम भी एनवायरनमेंट को EIA क्लियरेंस दे सकते हो, उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे सकते हो, डिपेंड करेगा वो साइज एंड कैपेसिटी के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, किसी भी प्रोजेक्ट से उनको कैटेगराइज कर दिया। तो इसमें जो कैटेगराइज किया प्रोजेक्ट को, तो दोस्तों उन्होंने इसमें कैटेगरी A एंड कैटेगरी B 2 प्रोजेक्ट में डिवाइड किया। पहले प्रोजेक्ट थे कैटेगरी A के अंदर वही प्रोजेक्ट आएंगे जिनका इवोल्यूशन, जिनका आकलन केवल नेशनल लेवल करेगा यानी कि सेंट्रल करेगा, और दूसरा कैटेगरी B में रखा जिनका केवल स्टेट करेगा। तो स्टेट जो इवोल्यूशन करेगा उसमें 2 तरह से हो सकता है कि B में भी B1 B2 और B1 के अंडर के वो प्रोजेक्ट आएंगे जिनमें कि EIA कंपलसरी है, और B2 के अंदर वो प्रोजेक्ट आएंगे जिनके अंदर EIA कंपलसरी नहीं है और उनको क्लियरेंस दे दिया जा सकता है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कैटेगरी A टाइप की कि नेशनल लेवल इवोल्यूशन। तो कैटेगरी A के जो प्रोजेक्ट है उनमें क्या होगा, नेशनल लेवल का इवोल्यूशन होगा, सेंटर उनका क्लियरेंस देगा, एंड इवोल्यूशन बाय द IAA एंड EAC। इसको याद रखना है दोस्तों। IAA क्या है, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, एंड EAC क्या है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। तो जो भी इवोल्यूशन देगा कैटेगरी A टाइप के जो प्रोजेक्ट है उनको जो इवोल्यूशन देगा वो कौन कौन देंगे, IAA एंड EAC। तो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी उनका क्या करेगा, एनवायरनमेंट क्लियरेंस देगा। एंड फाइनल जो अपन का किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिएगा कैटेगरी A टाइप के लिए, तो उनके लिए इसमें जो इवोल्यूशन करेगा वो कौन कौन करेंगे, IAA एंड EAC। ठीक है दोस्तों, आगे प्रोजेक्ट अंडर ए कैटेगरी रिक्वायर द मैंडेटरी इवोल्यूशन एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट कैटेगरी A के अंदर जो प्रोजेक्ट आते हैं उनके लिए 100% एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए। तो उनको क्या है, 100% एनवायरनमेंट क्लियरेंस होना ही चाहिए। जबकि B कैटेगरी में मैंने बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट उनको हैंडल करती है, स्टेट लेवल का जो इवोल्यूशन होता है उसमें वो इवोल्यूशन कौन कौन करता है, SEIIA, SEIIA एंड SEAC। SEIIA क्या होता है, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, एंड SEAC यानी कि स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। तो ये स्टेट लेवल पे कमेटी हो गई और वो नेशनल लेवल पे कमेटी हो गई। तो स्टेट लेवल पे जो है जो प्रोजेक्ट है उसको कैटेगरी B में रखा गया है। एंड B के अंदर भी दोस्तों इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ये कैटेगरी नंबर B का प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसका इवोल्यूशन किया जाएगा या एनवायरनमेंट क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। उसमें भी B1 B2 का अगर क्वेश्चन आता है तो B1 के लिए क्या है, B1 जो टाइप के जो प्रोजेक्ट है उनके लिए जो EIA क्लियरेंस लेना पड़ता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो मैंडेटरी है, जबकि B2 कैटेगरी के जो है उनके लिए कंपलसरी नहीं है। अब B2 या तो जो कैटेगरी B में या तो उसको B2 बोल दो या फिर उसको कैटेगरी C बोल सकते हैं अपन, या तो उसको B2 रख दो B के अंदर, या फिर उसको कैटेगरी C रख दो जिसमें कि डू नॉट रिक्वायर्ड द एनी EIA या डोंट रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट क्लियरेंस, वो रखे जाते हैं कैटेगरी C के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द न्यू लेजिस्लेशन इन EIA नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेज। तो जो न्यू लेजिस्लेशन आया था 2006 में, वो EIA के अंदर वो किसके रिकमेंडेशन किसके द्वारा लाया गया था, वो लाया गया था MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा।
तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है वो कब, उसका स्थापना कब हुई थी, कब फाउंडेड किया गया था इसको। तो दोस्तों इसको 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो MOEFCC को 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो दोस्तों MOEFCC का गठन किया गया था वो 1985 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एंड इसका जो यूनियन मिनिस्टर है अभी वो कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। तो अभी फ़िलहाल में उसका जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा MOEFCC का थोड़ा पता चला अपन को कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस क्या होता है। ऐसे ही दोस्तों, ऐसी ही जो एजेंसी है, ऐसी जो मिनिस्ट्री है, उनको अपन को याद रखना पड़ेगा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। उन सब का मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको एक साथ समझा दूंगा, लेकिन इसके अंदर ये आया है तो मैंने सोचा कि इसको अभी से कवर कर लिया जाए। तो उसके बाद में थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ा सा डिटेल में आपको यूनेप के बारे में भी दे देता हूँ। यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये क्या है कि ग्रुप ऑफ नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट के लिए, एनवायरनमेंट असेसमेंट के लिए या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसको सबसे पहले 5 जून 1972 को गठन किया गया था, इसका स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नियरवे या केन्या, जो कि केन्या में है। इसका जो हेड है अभी, जैसे कि यहाँ पे अपना MOEFCC का हेड कौन था, प्रकाश जावड़ेकर, ऐसे ही प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2021 में इसका जो हेड है वो कौन है, इंगर एंडरसन। तो दोस्तों इस तरह से आप जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी एजेंसी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनका आप अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका मोटो क्या होता है, उसका लोगो क्या है, कितने नेशंस है, इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है। तो इन चीज़ों का अपन को याद रखना है और इनको ये, क्योंकि इस जगह से क्वेश्चन बनने के चांस है दोस्तों। और दोस्तों अपन जो जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो पहले पेपर हुआ था उसका अभी ये लेक्चर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा। अभी अपन इसमें काफ़ी कवर कर चुके हैं, लगभग 70% पार्ट कवर कर लिया अपन ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो जो 30% पार्ट है उसको कवर करने के बाद में मैं बताऊंगा आपको कि जैसे टेक्निकल इंजीनियरिंग अपन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे तो तब बताएंगे कि कैसे कैसे पेपर आता है और किस टाइप से पेपर बनता है। तो इन चीज़ों का अपन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको लग जाएगा कि ज़्यादा पेपर इतना हार्ड नहीं आता, ईजिली से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप अपना नोट्स है वो बनाते चलिए प्रॉपर, एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए आपको अच्छा लगता है तो। और जो भी आपको डाउट रहता है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जिससे कि मैं उसको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं कि USA फर्स्ट कंट्री जो इम्प्लीमेंट किया था EIA। USA क्या है, अपना फर्स्ट कंट्री है। तो दोस्तों USA जो फर्स्ट कंट्री है और वो उसने कब इम्प्लीमेंट किया था, 1970 में। तो इस चीज़ को अपन को याद रखना है कि USA फर्स्ट कंट्री है जिसने EIA इम्प्लीमेंट किया था, और वो भी कब इम्प्लीमेंट किया था, 1970 में इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कलीग्स इन द प्रोसेस ऑफ द EIA। तो इसमें EIA की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कि EIA जहाँ से स्टार्ट होता है और जब तक एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलता है, जिसका असेसमेंट हो जाता है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाता है, तब तक इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन पार्टीज होती है, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंट हु प्रपोज द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोपोनेंट होता है दोस्तों, जिसको भी EIA प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे कि मैं हूँ, मैं एक एक्सपोनेंट हूँ, तो मैं उसमें एक शामिल रहूँगा जिसने मैंने कि कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोज करने जा रहा हूँ मैं रहूँगा, और द एनवायरनमेंट कंसल्टेंट, और कोई भी एनवायरनमेंट कंसल्टेंट जो मेरे बिहाफ पे क्या करेगा, उसका असेसमेंट करेगा। एनवायरनमेंट कंसल्टेंट रहेगा जो EIA करेगा कि ये EIA है, जो प्रिपेयर करेगा मेरा EIA, तो वो उसमें शामिल रहेगा। एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी उसमें शामिल रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड पब्लिक एंड देयर का ओपिनियन। तो दोस्तों एक तो मैं हो गया और एक मेरा कंसल्टेंट, एनवायरनमेंट कंसल्टेंट
जो प्रिपेयर करेगा EIA मेरे बिहाफ पे, जैसे कि मैं प्रोपोनेंट हूँ, ये मेरे प्रोपोनेंट पे जो मेरे बिहाफ पे जो काम करेगा वो उसमें शामिल रहेगा। उसके बाद में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो या नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का, दोनों को में हो सकते हैं। उसके बाद में पब्लिक एंड देयर ओपिनियन, पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, या फिर उनके जो ओपिनियन है वो वहाँ पे रखे जाएंगे कि क्या क्या उनके ओपिनियन है। एंड उसके बाद में दोस्तों इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी जो कि सेंट्रल बॉडी है वो उसमें शामिल रहेगी। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भी उसमें शामिल रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी EIA क्लियरेंस लेने के लिए अपन को पता रहना चाहिए कि उसमें कौन कौन भागीदारी होता है। मतलब कि एक तरह से कि मेरे को एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना है, मैं कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोज करने जा रहा हूँ, एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। दूसरा मेरा जो कंसल्टेंट रहेगा जिसने EIA प्रॉपर किया है, प्रिपेयर किया है, वो रहेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहेगा जो स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का कोई भी हो सकता है। एंड पब्लिक एंड देयर ओपिनियन, क्या क्या पब्लिक के क्या क्या ओपिनियन है, या उसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाह रहा है उस फील्ड से या अगर नहीं करना चाह रहा है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ तो दोस्तों मैं वहाँ पे कौन सा मिनरल यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा केमिकल यूज़ कर रहा हूँ, उसका जो इफ्लुएंट होगा, तो मेरा इफ्लुएंट निकलेगा उस इंडस्ट्री से, या फिर मैं उसमें जहाँ पे भी माइनिंग करूँगा, या फिर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री है जिसके जो वेस्टेज निकलेगा, जो फ्लोरा एंड फोना को कितना इफेक्ट करेगा, जो गैसेज निकलेंगी इंडस्ट्री से एनवायरनमेंट में, वो आसपास जो कॉलोनी रह रही है या लोग बाग रह रहे हैं या गांव के लोग रह रहे हैं उनको कितना इफेक्ट करेगा। तो वो पब्लिक का भी ओपिनियन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जो इफ्लुएंट निकलेगा उसका भी एनालिसिस करना, ये सारी प्रोसेस उसमें चलेगी। क्या क्या अपन कितना क्वांटिटी में कर सकते हैं कि अपना कोई भी एनवायरनमेंट है उसका दोहन करना है, अपन को यूज़ करना है तो कितना कर सकते हैं, और कितना रिलीज़ कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। इसके बदले अपन को कितना एनवायरनमेंट के लिए पे करना पड़ेगा, या कितना फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, या कोई भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जिससे कि अपन जितना गंदगी फैला रहे हैं वो साफ़ हो सके। तो दोस्तों इस तरह से इसमें सेंट्रल बॉडी एंड स्टेट बॉडी और जो प्रपोज करने जा रहा है एनवायरनमेंट कंसल्टेंट, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में अपन आगे बात करेंगे कि इसकी क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या इसके स्टेप है, उन सब के बारे में अपन क्या करते चलेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, उसकी क्या क्या स्टेज है, या ये प्रोसेस का जो फ्लो चार्ट है उसको मैं आपको समझाऊंगा कि पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है। उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ EIA एंड ड्रॉबैक ऑफ EIA, इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों, डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस जगह से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो इतना बोलता हूँ कि मिनिमम 3 क्वेश्चन EIA से आएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर को तो बहुत ही अच्छे से करना है, इसलिए मैं आपको बहुत ही स्लो चल रहा हूँ और एक एक स्टेप को बिल्कुल स्लो लेके चल रहा हूँ। इसलिए आप भी अच्छे से नोट्स बना के चलिए, और प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड टू ऑल, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आने वाले वीडियो अच्छे से अच्छे बना सकूं। तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे ही मेरा वीडियो रिलीज़ होगा। लेकिन दोस्तों अपन का फिक्स है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए जो भी अपन एनवायरनमेंट सेंस पढ़ेंगे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 डे तो रेगुलर आएगा। आने वाले टाइम में अगर चेंज आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस 26 जनवरी को, इस जो 26 जनवरी आ रही है अपनी, तो इस पे एक वीडियो ज़रूर आएगा दोस्तों, क्योंकि EIA मैं आपको जल्दी करवाऊंगा, क्योंकि EIA बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आगे कुछ अपने चैप्टर रह रहे हैं, जैसे फूड वेव है, फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट है, फूड वेव के अंदर कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। तो इन चीज़ों को भी अपन को आगे कवर करके चलना है। और दोस्तों आप पढ़ाई करते रहिए एंड मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।